क्या चालू किया था? इन्वर्स चालू हो गया था क्या? मैट्रिक्स में इन्वर्स चालू कर दिया था? कुछ डेफिनेशन तो बताई थी थोड़ी बहुत। खत्म। इन्वर्स के बाद बस वो है इक्वेशन, जो आप लोग बताओगे स्टार्ट कर देंगे। हाँ हाँ, वेक्टर 3D चालू कर देंगे, वो तो एक ही चैप्टर ही है। हाँ ओके, पिछली क्लास में मैंने इसका फॉर्मूला बताया था। हाँ, फॉर्मूला क्या प्रूफ किया था? ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, है ना? इसके बाद भी कुछ प्रूफ किया था क्या? ये भी हो गया। ए एन का इनवर्स, ए एन इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स टू द पावर एन for all n belongs to natural number। देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते प्रूफ। ए एन इनवर्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए इंटू ए इंटू ए इनवर्स आ जाएगा, ठीक है ना? बैक से स्टार्ट करेंगे तो क्या आएगा? ये कितने टाइम्स हो जाएगा? n टाइम्स। यहां से आएगा ए इनवर्स, ए इनवर्स, ए इनवर्स और ए इनवर्स रिवर्स ऑर्डर में। तो ये कितने टाइम्स आएगा? n टाइम्स। इसका मतलब ए इनवर्स की होल पावर क्या आएगा? n। राइट हैंड साइड प्रॉपर्टी नोट कर लो ये। देखिए यूनिकनेस प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स, तो लेट बी एंड सी आर टू इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। मैंने बोला था कि किसी मैट्रिक्स का जब आप इनवर्स निकालते हो तो मैट्रिक्स कैसा होता है? यूनिक मैट्रिक्स होता है। तो इसकी यूनिकनेस प्रॉपर्टी को हम चेक करते हैं। तो हमने मान लिया कि बी और सी क्या होंगे? ए के दो इनवर्स मैट्रिक्स होंगे, ठीक है ना? तो अगर बी मैट्रिक्स हुआ इसका मतलब क्या होगा? बी ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा? आई। अगर बी जो है अगर ए का इनवर्स हुआ इसका मतलब बी ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई। और अगर सी मैट्रिक्स ए का इनवर्स है तो क्या होगा? सी ए
इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू आई। कहीं कोई दिक्कत? मैंने कोई भी एक ले लिया, जैसे बी ए इज इक्वल टू आई, ठीक है ना। तो क्या करिए इसमें, इसमें सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आएगा, बी ए सी से पोस्ट मल्टीप्लाई। अब देखिए ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए सी की वैल्यू आई आ जाएगा, तो बी इंटू आई इज इक्वल टू सी, आई इंटू बी क्या आ जाएगा बी, तो बी इज इक्वल टू सी। तो हमने अलग अलग माने थे मैट्रिक्स, तो क्या प्रूफ हो गया, बी और सी आपस में इक्वल हो गए। तो इसका मतलब इनवर्स कैसा हो जाएगा, यूनिक मैट्रिक्स हो जाएगा। नोट करो। नोट कर लिए। बेटा लास्ट में नोट हो गया सब पूरा? बेटा तुम्हारा नोट हो गया पीछे? नेक्स्ट पेज करें। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए, बेटा इसको प्रूफ करना तो क्या प्रूफ, कैसे प्रूफ करोगे? हाँ बताए। व्योम, ए ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज प्रूफ करना, कैसे करोगे? अच्छा एक काम करो, तुम छोटा छोटा प्रूफ कर दो, और छोटा प्रूफ लिखते हैं, ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए। छोटा सा प्रूफ कर दो, बड़े प्रूफ तो थोड़ी देर बाद देख लेंगे। मैंने आपको एक बहुत सिंपल सा ट्रिक बताया था इसमें क्वेश्चन में, क्या कि इसको मान लीजिए
अंदर वाले को P और इसको वाले पूरे को Q। तो ये क्या बन गया, P इनवर्स इज इक्वल टू Q। अगर P इनवर्स इज इक्वल टू Q है, या A इनवर्स इज इक्वल टू B है, या B इनवर्स इज इक्वल टू A है, कुछ भी है, तो इसका मतलब देन our aim to prove that, क्या प्रूफ कर दें हम, PQ इज इक्वल टू I प्रूफ कर दें, काम चल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ यहां पर, P इंटू क्यू, P क्या है, P दिया है A इनवर्स और Q क्या है A, तो A इनवर्स A इज इक्वल टू क्या आ गया I। काम खत्म हो गया, प्रूफ। अच्छा, अब इसको बताओ, किसी का इनवर्स A ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स का ट्रांसपोज, यही प्रूफ करना है ना। तो इसका मतलब हमने बताया था क्या, क्या प्रूफ कर दो, इसको क्या मान लो, इसको P मान लो, इस पूरी को क्या मान लो Q। तो आपको क्या प्रूफ करना होगा, P इनवर्स इज इक्वल टू Q। देन क्या प्रूफ कर दें हम, पी क्यू इज इक्वल टू आई प्रूफ कर दें, काम चल जाएगा। तो P का मतलब क्या हुआ, A ट्रांसपोज, Q का मतलब क्या हुआ, A इनवर्स का ट्रांसपोज, यही ना। तो हमें एक चीज पता है कि AB का ट्रांसपोज क्या होता है बेटा, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, यही होता है फॉर्मूला। ये क्या लिखा है, A ट्रांसपोज A इनवर्स का ट्रांसपोज। तो इसको क्या लिख सकते हैं, पहले आता है B ट्रांसपोज, फिर आता है A ट्रांसपोज, तो इसका मतलब आ जाएगा A इनवर्स A का ट्रांसपोज लिखा है ये। A इनवर्स A क्या हो गया I का ट्रांसपोज क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आगे यहां से हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, क्या क्या राइट हैंड साइड आ गया। एक ही पैटर्न है जिस पैटर्न पे कल प्रूफ कर रहे थे, नोट करो। ये प्रॉपर्टी लिखना पहले, 1 2 3 4 है ना। ये फोर्थ प्रॉपर्टी का प्रूफ बताया है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी का प्रूफ बता दिया, किसी का भी प्रूफ कर सकते हो।
बेटा नोट हो गया सबका? सबने नोट कर लिया? ए इनवर्स। तो किसी मैट्रिसेस से उसका इक्वेशन कैसे मालूम करते थे? उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकलेगा? a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या करना होगा? 0, है ना? तो a माइनस लैम्डा आई, a क्या हुआ बेटा? 2 3 1 2। क्या सॉल्व हो गया? ए इनवर्स की वैल्यू क्या है? लैम्डा आई का मतलब हो गया लैम्डा 0 0 लैम्डा, ए माइनस लैम्डा आई। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 2 माइनस लैम्डा 3 1 फिर 2 माइनस लैम्डा। तो ये क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। तो क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ 2 माइनस लैम्डा 3 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 कर देना। तो ये क्या आएगा? 2 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी? देन इक्वेशन विल बी a स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इज इक्वल टू 0। याद है? यही इक्वेशन थी, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? ए इनवर्स चाहिए। तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 4a प्लस आई, 4a माइनस आई, ठीक है ना। अब क्या करें हम यहां पर? ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये क्या आएगा? ए इनवर्स, ए स्क्वायर को लिख सकते हो ए इंटू ए। यहां पर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ए इनवर्स ए माइनस ए इनवर्स आई। तो बेटा ये क्या आ जाएगा? दिस वैल्यू इज आई ए 4, ये हो जाएगा आई माइनस ए इनवर्स, है ना। ए इनवर्स को यहां ले आइए तो क्या आएगा? 4i माइनस ए। ओके, तो ए इनवर्स आएगा 4i 4004, ये 4i हो गया माइनस ए का वैल्यू कितना दिया? 2312 2312। सब्ट्रैक्ट कर देते, 4 में से 2 गया 2 माइनस 3 माइनस 1 4 माइनस 2 2।
नोट कर लीजिए। ये यार आंसर 2 - 3 - 1 2। लेकिन इसमें लिखा है सैटिस्फाइंग इक्वेशन यूजिंग दिस, यानी इस इक्वेशन को यूज करके आपको ए इनवर्स निकालना। ये इक्वेशन निकालना बता चुका हूं पहले ही। नोट कर लिया। अब इसको एडजॉइंट से निकाल के दिखाते हैं आपको। नेक्स्ट पेज करें बेटा। जिसका ये नोट हो जाए वो एडजॉइंट वाले मेथड से करें, जिसने नोट कर लिया हो। ये देखिए 4 ए इज इक्वल टू क्या दिया है 2 3 1 2 2 3 1 2। तो पहले एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या होगा, पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं। कोफैक्टर निकाल लेते हैं। तो C11 क्या होगा -1 की पावर 1 + 1। इसका माइनर निकालिए तो C11 में ये खत्म तो केवल क्या आ जाएगा 2। C12 -1 की पावर 1 + 2 1 2 एलिमेंट 3 के करस्पॉन्डिंग रो खत्म कॉलम खत्म तो ये आ जाएगा 1। C21 और -1 की पावर 2 + 1 C21 ये हुआ, करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम फिनिश हो गए तो कितना आ जाएगा 3। और C22 -1 की पावर 2 + 2 ये फिनिश तो वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये क्या आ जाएगा, दिस वैल्यू इज 2, दिस वैल्यू इज -1,
this value is -3 and this value is again 2. तो कोफैक्टर मैट्रिक्स आ जाएगा C11 2 -1 -3 एंड 2, ठीक है ना। इसके बाद ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, जिसको हम क्या बोलेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो कितना आएगा, 2 -3 -1 और 2। अच्छा, अगर ए ये दिया हुआ है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, 4 -3, मतलब वैल्यू क्या है कि 1। तो देन ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये क्या है, 2 -3 -1 और 2 डिवाइडेड बाई 1, तो सेम आंसर आ जाएगा। ये हमने एडजॉइंट मेथड से इनवर्स निकाला है। पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट ए हो गया, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ए इनवर्स हो गया। नोट करिए, ये भी एक मेथड है। क्या चीज, क्या लेफ्ट डायगोनल मतलब कौन सा, मेन डायगोनल, उनको क्या करें, ठीक है, तो आ तो रहा है, ठीक है, बढ़िया। इंटरचेंज करेंगे मतलब इनकी पोजीशन बदल दें, A11 और A22 को आपस में इंटरचेंज करते हैं, और बाकी अदर एलिमेंट में क्या करें, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सेटिस्फाई कर रहा है उसको। फॉर्मूला कल बताया था, प्रूफ भी बताया था, इनवर्स की जो डेफिनेशन थी, एक मैट्रिक्स इंटू दूसरा मैट्रिक्स इज इक्वल टू दूसरा मैट्रिक्स इंटू पहला मैट्रिक्स, इसलिए एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए को क्या बोलेंगे, इनवर्स ऑफ ए। बेटा ये नोट कर लिया, बेटा बता चुका हूं क्लास में कि दोबारा से बताऊं, फिफ्थ, चलिए दोबारा बता देता हूं, देखिए क्या होता है। ये प्रॉपर्टी थी ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू क्या था, ए इंटू डिटर्मिनेंट, आई इंटू डिटर्मिनेंट ए, ये फॉर्मूला था बेटा। तो क्या करोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दो, ये और ये कट जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए। तो क्या दिख रहा है एक तरीके से, ए इंटू बी, इसका मतलब b इज इक्वल टू क्या, ए इनवर्स। तो यानी कि इसका मतलब ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या, एडजॉइंट ए अपॉन, ठीक, कोई दिक्कत, यहां पर कह सकते हो।
दिस इंप्लाई B इज इक्वल टू A इनवर्स। हाँ जी, ये बता चुका हूं पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, लेट f of x is equal to cos x sin x, cos x sin x 0 माइनस sin x cos x 0 और 0 0 1 ये fx है, एंड g of y cos y 0 माइनस sin y 0 1 0 sin y 0 and cos y, then prove that पहला fx का इनवर्स इज इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स, g ऑफ y का इनवर्स g ऑफ माइनस वाई, इसके प्रोडक्ट का इनवर्स g ऑफ माइनस वाई इंटू f ऑफ माइनस एक्स। करिए। अरे विमलेश जी, हाँ बेटा इसको हटा दो, इसकी जरूरत तो नहीं ना। देखिए फर्स्ट क्या प्रूफ करना है, एफ एक्स का इनवर्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। एफ एक्स बेटा क्या एक मैट्रिक्स है, एफ एक्स क्या मैट्रिक्स, तो देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, इसको पूरे को मानो भाई पी, और इस पूरे को क्या मान लो क्यू, तो क्या दे दिया आपको एक तरीके से P इनवर्स इज इक्वल टू क्यू।
हो गया? क्या दिख रहा है? P इनवर्स इज इक्वल टू Q। तो इसका मतलब देन प्रूव दैट, क्या प्रूफ कर देंगे हम? पी क्यू इज इक्वल टू आई। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, P इंटू क्यू। P क्या है? एफ एक्स, और Q क्या है? एफ ऑफ माइनस एक्स। एफ एक्स कितना है? कॉस एक्स साइन एक्स, कॉस एक्स साइन एक्स 0, फिर माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0। बेटा एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? यहां ध्यान दिए रहिए, एक्स की जगह पर माइनस एक्स पुट कर दें, तो माइनस एक्स पुट किया तो कॉस माइनस एक्स क्या हो जाएगा? कॉस एक्स, साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, ये 0। साइन माइनस एक्स तो माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। क्या समझ में आ रहा है? देखिए, साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस साइन एक्स। कॉस माइनस एक्स क्या होगा? कॉस एक्स, और ये आ जाएगा 0, फिर क्या आ जाएगा? 0 0 1। बेटा आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स। फर्स्ट। सेकेंड एलिमेंट, कॉस एक्स साइन एक्स, कॉस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, और थर्ड में करेंगे तो 0। फिर ये फर्स्ट रो हो गई पूरी। सेकेंड रो के साथ देखिए, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। सेकेंड रो का इसके साथ करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। थर्ड आ जाएगा एलिमेंट 0। फिर इसका मल्टीप्लाई करिए 0 0 1 का, तो ये 0 आ जाएगा। 0 0 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 आ जाएगा। तो देखो बेटा, ये और ये कैंसिल हो गया, इसका ये और ये इसका कैंसिल हो गया, तो क्या मिल रहा है? P इंटू क्यू इज इक्वल टू, मैट्रिक्स में ये हो गया 1, फिर 0 फिर 0 फिर 0, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, फिर 0 0 आ गया राइट हैंड साइड। ये तो था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बहुत सिंपल है कि किसी का इनवर्स इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स आपको अगर प्रूफ करना है तो तुरंत पी क्यू इज इक्वल टू क्या प्रूफ कर दीजिए? आई प्रूफ कर दीजिए। टेंशन नहीं पालना है, फटाफट सॉल्व करना है। आसान है तो फिर करो। तो एक नया मेथड और सीख लो।
बेटा सेकंड वाला कर लोगे, जी वाई का इनवर्स इज इक्वल टू जी ऑफ माइनस वाई। बाकी लोग सॉल्व करें इसको, सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड वाला क्वेश्चन अपने मन से करना है, जी ऑफ वाई का इनवर्स इज इक्वल टू जी ऑफ माइनस वाई। जी ऑफ वाई क्या है, कॉस वाई जीरो साइन वाई, 0 1 0 माइनस साइन वाई 0 कॉस वाई, कुछ ऐसा है क्या? माइनस साइन वाई 0 कॉस वाई, 0 1 0 कॉस वाई 0 साइन वाई। सही। तो क्या करना है अपन को, जी वाई का इनवर्स इज इक्वल टू जी ऑफ माइनस वाई। इसका मतलब इसको क्या मान लोगे P और इसको क्या मान लोगे Q। तो देन P इनवर्स इज इक्वल टू Q। तो इसका मतलब क्या आएगा, पी क्यू इज इक्वल टू आई। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, P इंटू क्यू। P का मतलब होगा जी वाई यानी कॉस वाई 0 साइन वाई 0 1 0 और Q का वैल्यू क्या आ जाएगा, जी ऑफ माइनस वाई। बेटा जी ऑफ माइनस वाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ वाई, कॉस वाई 0 माइनस साइन वाई, यह आ जाएगा 0 और साइन ऑफ माइनस वाई माइनस साइन वाई, तो यह आ जाएगा साइन वाई कॉस वाई। अब मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर वाई। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में तो यह आ जाएगा 0, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में तो माइनस कॉस वाई साइन वाई और प्लस साइन वाई कॉस वाई। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें तो कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में तो ये 0, फिर मल्टीप्लाई में तो क्या आएगा, माइनस कॉस वाई साइन वाई और माइनस कॉस वाई साइन वाई प्लस साइन वाई कॉस वाई। थर्ड में माइनस साइन वाई कॉस वाई प्लस कॉस वाई साइन वाई और ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई।
तो देखिए ये दिख गया यहाँ पे, ये 1 0 0, ये 0, हाँ ये क्या आएगा सेकेंड, हाँ 0 आ जाएगा ये गलत लिखा। और लास्ट वाले का क्या होगा, कॉस स्क्वायर, ये हाँ कॉस वाई लास्ट, हाँ माइनस साइन वाई कॉस वाई और प्लस कॉस वाई साइन वाई, तो ये आ जाएगा 1 0 0 0 1 0। अब क्या हुआ, 0 और 0 हो जाएगा। कॉस वाई साइन वाई कट जाएगा, 0 1 0 2 माइनस साइन का 0 और cos का साइन जाएगा। सही तो लिखा है। क्या हुआ, किस पॉइंट में दिक्कत आ रही, 0 1 0 है तो ये जो सेंटर वाला टर्म बने इसके बगल वाला ये 0 आएगा, cos x sin y फॉर्म नहीं है। अच्छा तो देख लेते हैं एक मिनट, अच्छा ठीक है, हाँ 0 एकदम आ जाएगा, डायरेक्ट 0 ही आ जाएगा, ठीक है ना। अरे यार दोबारा सब लिखवाओगे, लो खुश हो लो भाई, अब ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, थर्ड वाला प्रूफ हुआ, हाँ थर्ड वाले में क्या था, एफ एक्स और जी वाई का इनवर्स, यानी कि एफ एक्स और जी वाई का जो इनवर्स होगा वो क्या, एफ ऑफ माइनस एक्स जी ऑफ माइनस वाई, यही ना। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये पी हो गया और ये क्या हो गया, हाँ हाँ वो भी हो जाएगा, सही है, वैसे ही कर देते हैं। तो इसको मान लेते हैं क्या, ए और बी, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड ये आ जाएगा जी वाई का इनवर्स, जी वाई का इनवर्स और एफ एक्स का इनवर्स। तो जी वाई का इनवर्स कितना आया अभी, जी ऑफ माइनस वाई, एफ एक्स का इनवर्स क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड, चलेगा आसानी से। कोई डाउट बेटा, किसी का इनवर्स निकालना तो क्या आएगा, जी ऑफ वाई का इनवर्स, एफ ऑफ एक्स का इनवर्स। ये नोट कर लिया था पूरा बेटा, ये नोट हुआ था कि नहीं हुआ, अभी हो गया था। चलिए नेक्स्ट पेज, चाय ले आइएगा। ठीक कोई बात, जी ऑफ माइनस वाई एफ ऑफ माइनस एक्स है ना, जी ऑफ माइनस वाई
एफ ऑफ माइनस एक्स, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जरूरी नहीं हो। नोट हो गया बेटा, नोट कर लिया। नेक्स्ट, इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, इसको मान लेता हूं B। करा फाइंड मैट्रिक्स A सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस वन। A मैट्रिक्स लाना जो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो इसका मतलब क्या लिखा है एक तरीके से, PAQ इज इक्वल टू कितना बेटा, B, यही लिखा हुआ। तो हमें किसी भी तरीके से A को अकेले करना, A की वैल्यू चाहिए, तो क्या करो, यहां से P इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या आएगा, P इनवर्स B। तो P इनवर्स इंटू P की वैल्यू क्या आ जाएगी, I। तो ये आ जाएगा I इंटू A इंटू Q, और इस साइड से Q इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दो। तो I इंटू A हो जाएगा A, Q, B इनवर्स का मल्टीप्लाई, B नहीं, Q इनवर्स का मल्टीप्लाई, I इंटू A इंटू Q, और इज इक्वल टू P इनवर्स B। अब हमें Q इनवर्स से मल्टीप्लाई करना होगा, तो P इनवर्स B और ये Q इनवर्स। Q इनवर्स इंटू Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, I। तो ये क्या देगा, A इंटू I इज इक्वल टू P इनवर्स B इंटू Q इनवर्स। तो A का वैल्यू क्या आ जाएगा, P इनवर्स और Q इनवर्स पता करना होगा। P क्या है, P है 2 1 3 2। बेटा एडजॉइंट P पता करें, इनवर्स निकालना है ना। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ P या एडजॉइंट ऑफ P, पहले तो डिटर्मिनेंट P क्या होगा इसका, डिटर्मिनेंट P कितना होगा, 4 माइनस 3, तो दिस वैल्यू इज 1। तो इनवर्स निकालना आसान था। P इनवर्स में क्या करते हैं, डायरेक्ट डायगोनल आपस में इंटरचेंज, तो कोई फर्क नहीं आएगा, और इसमें माइनस से मल्टीप्लाई, खत्म। Q इनवर्स, Q की वैल्यू क्या है, Q का वैल्यू है -3 2 5 -3। तो पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ Q देख लो कितना है, 9 माइनस 10, माइनस में बट जीरो नहीं होना चाहिए। तो Q इनवर्स कितना आ रहा है, Q इनवर्स आ रहा है डायरेक्ट -3 और इनको क्या करना होता है बेटा, माइनस से मल्टीप्लाई। क्या ये चलेगा, क्या वो पूरा कंप्लीट हो गया सब।
माइनस से एडजॉइंट नहीं निकाल, डायरेक्ट निकाल दिया। तब भी तो पूरा प्लस हो जाएगा। क्या एडजॉइंट निकालने के लिए दोनों को इंटरचेंज किए थे, फिर दोनों तरफ माइनस लगा दिए, फिर एडजॉइंट उसके बाद इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट। ये इनवर्स है? इनवर्स कैसे निकालते हैं? अभी तो बताया था इसमें व्योम ने कि डायगोनल के एलिमेंट इंटरचेंज करो और नॉन डायगोनल वाले एलिमेंट में माइनस से मल्टीप्लाई करो। तो डायगोनल वाले इंटरचेंज किए तो एज इट इज आया, और जो नॉन डायगोनल वाले एलिमेंट थे उनमें माइनस से मल्टीप्लाई किया। ये तो शॉर्टकट निकाला था पिछली बार, एडजॉइंट नहीं निकाला ऐसे, ठीक है ना। तो पी इनवर्स क्यू इनवर्स आ गया तो बस निकाल दो। बेटा कैसे निकालते? डायरेक्ट 2 क्रॉस 2 का जो लीडिंग एलिमेंट है, डायगोनल वाले एलिमेंट, इनको आपस में इंटरचेंज कर दो, तो 2 2 को इंटरचेंज करोगे तो कोई फर्क नहीं। और जो नॉन डायगोनल वाले एलिमेंट है उसमें क्या कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई। मैंने बस ये निकाल के देख लिया डिटर्मिनेंट कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इनवर्स एग्जिस्ट ना करे, ठीक है ना, उतना चेक करके रखना होगा। तो बस निकाल दो अब ए की वैल्यू। ए इज इक्वल टू क्या होगा, पी इनवर्स बी क्यू इनवर्स। पी इनवर्स कितना हुआ, 2 माइनस 3 माइनस 1 2। बी का वैल्यू कितना है, -2 4 3 माइनस 1। और क्यू इनवर्स कितना है, क्यू इनवर्स -3 माइनस 5। बेटा तीनों को मल्टीप्लाई करो जरा, कर लोगे ना मल्टीप्लाई, करके निकालिए। इसको नोट करिए और मल्टीप्लाई करके आंसर निकालिए। ठीक है, तो एक बार निकाल के देख लेंगे अभी। देख लें एक बार निकाल के, क्या है, -3 2। बेटा क्यू का वैल्यू कितना था, -3 2 -3 2 5 -3। चलिए देखिए, पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या आएगा, C11 तो -1 की पावर 1 + 1, ये फिनिश हो गया, ये फिनिश हो गया, तो कितना आ गया, -3। C12 -1 की पावर 1 + 2, ये और ये फिनिश तो आ जाएगा 5। C21 ये फिनिश, ये फिनिश, तो -1 की पावर 2 + 1, ये आएगा 2। और C22 2 में ये खत्म हो गया, तो कितना आ गया, -1 की पावर इतना, और ये आ जाएगा -3। तो ये वैल्यू आएगी -3 -5, और ये कितना आ जाएगा, -2, और ये कितना आ जाएगा, -3 नहीं +3। अब देखो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, लास्ट वाला आएगा तो -3 रहेगा, तो माइनस माइनस, अच्छा हाँ, -3 -5, तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी, सी का ट्रांसपोज, तो -3 -2 और -5 और -3 है ना। ये एडजॉइंट ऑफ क्यू हो जाएगा, तो क्यू इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ क्यू डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ क्यू। तो क्या आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 -2 5 और -3 डिवाइडेड बाई
-1 क्यू इनवर्स। आप पॉजिटिव कर लीजिए। पीछे प्लस आ रहा है इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 1 आ रहा है। हाँ डिवाइड करके शिफ्ट रख दीजिए। ठीक है कर लीजिए करेक्शन। क्या बेटा नोट नहीं कर रही हो हरकिरत? नोट हो गया? क्या करें, कुछ पूछना? तो आंसर बता सकते हो क्या है? कोई बात नहीं, गलत बता दो। मतलब ज्यादा ही गलत है, कोई बात नहीं, तब फिर वेट करो। मैंने आंसर नोट नहीं किया, बाकी लोगों को भी आ जाने। बेटा नोट हो गया? इसकी वैल्यू आ गई, क्या एलिमेंट आए? -48 और अगला बाकी को मैच कर रहे हैं। तो क्या आप चाहते हो मैं भी कैलकुलेशन करूं? तुम्हारा कितना आया? मल्टीप्लाई भी कर लो।
बेटा आंसर तक पहुंचिए, कितना आंसर आ रहा है सारे लोग? सबके अलग अलग आ रहे हैं क्या? -48 आ रहा है सबका? नहीं सर, 34 30 माइनस 34 माइनस 28 माइनस 18 चौथा एलिमेंट सही है सर। पहला एलिमेंट क्या आया? 24 सबका आ रहा है? सर उसका मेरा मैच उसका इसका ये होमवर्क में लिख देता हूँ, आराम से अपना मैच कराते रहना। अब तब क्या चाहते हो? अरे फालतू काम नहीं करता, आंसर पता ही नहीं। मेन काम करते हैं, ये सब हो जाएगा मल्टीप्लाई। सिस्टम ऑफ इक्वेशन, हाँ बेटा a1x प्लस b1y, बस अभी 20 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर ब्रेक देंगे। a2x b2y a3x d3। देखिए क्या आया ये, क्या हुआ? a1 a2 a3 x y z d1 d2, हाँ ये मैट्रिक्स हो गया A, ये हो गया X इज इक्वल टू हो गया B। तो फर्स्ट पॉइंट, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इज इक्वल टू 0 देन सिस्टम सिस्टम ऑफ इक्वेशन, अभी बता रहा हूं, हैज यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा, इफ adjoint A into B, adjoint A into B is equal to 0, then system of equation has infinite solution। और तीसरा, if adjoint A into B अगर ये नॉन जीरो हो, जीरो का मतलब समझ के नल मैट्रिक्स, नॉन जीरो हो तो इसका मतलब देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन नो सॉल्यूशन। ठीक, एक पॉइंट और, कंसिस्टेंट का मतलब हुआ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब हो गया दो पार्ट, एक तो यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट का मतलब हो गया नो सॉल्यूशन।
नोट करिए, बस थ्योरी खत्म। और दूसरा काम क्या है, आपको ये बताना कि कहाँ से प्रॉपर्टी है, मतलब प्रूफ। हाँ, फ्राइडे को टेस्ट होगा और पूरा आएगा ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। नोट कर ले, और जिनका नोट हो जाए वो मुझे बताए कि ये कंडीशन कैसे आएंगी। एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो करने पर ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे होंगे। सारा कुछ बताना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू जीरो होने पर यूनिक सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन कैसे। मैट्रिक्स उधर जाता है क्या। अच्छा ठीक है। हाँ, यहाँ तो एग्जिस्ट कर रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन दिखा रहा है। इन दोनों ही केस में क्या है, दोनों केस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो रहा है, तब इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे। अच्छा, तो फिर नो सॉल्यूशन कैसे। लग नहीं रहा कि चीजें मतलब सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं। हाँ भाई, बाकी जनता जनार्दन आप बताओ बेटा, ये कंडीशन कहाँ से आएगी। अच्छा ये देखिए, समझते ध्यान से, क्या ए एक्स इज इक्वल टू बी समझ में आ रहा है। ए मैट्रिक्स हो गया, ये एक्स ये हो गया, बी हो गया, समझ गए। बता दो, समझा दो। हाँ, जब हम लोग दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरफ x आ जाएगा बन जाता है एक मैट्रिक्स, उस तरफ a इनवर्स इनटू b बन आ जाता है। a इनवर्स इनटू b को एडजॉइंट a अपॉन डेट a इनटू b के फॉर्म में लिखा राइट साइड को। एडजॉइंट a इनटू b जब 0 होगा तुम इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन की कंडीशन बता दो, बाकी सब ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन तब होगा जब हाँ सुन, से जब डेट a 0 के इक्वल हो जाएगा और ऊपर चला देखो b से जाएगा तो देखिएगा। चलिए कोई बात नहीं। देखिए ए एक्स इज इक्वल टू बी के बारे में तो खैर यहाँ पर लिखा हुआ, अपने पास क्या फॉर्मूला था, अपने पास फॉर्मूला ये था ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। बेटा ये फॉर्मूला था, ए यहाँ पर देखो भैया, यहाँ पर देखो, बस ठीक है, ये अपने पास फॉर्मूला था। तो हमें फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करना होगा, दोनों तरफ एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। डन। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये वैल्यू इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। मतलब जबरदस्ती प्रूफ करने से कोई फायदा नहीं होता है ना। अब चूंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स आ जाएगा,
ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, डिवाइड ही तभी होगा जब ये नॉन जीरो होगा। तो इसका मतलब आप लिख सकते हो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी। तो हमें सॉल्यूशन का मतलब हमें x की वैल्यू चाहिए थी, x की वैल्यू चाहिए थी, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ये, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, या सॉल्यूशन कब होगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा। अगर नॉन जीरो नहीं हुआ तो सॉल्यूशन आपका नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर रहे हो। यहां तक की कहानी ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, अब किसी ने बोला कि नहीं सर मैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो लूंगा ही लूंगा। अब आप बताओ क्या करोगे? इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए कह रहा है मैं जीरो लेके रहूंगा, भाई डिटर्मिनेंट ए वो बोल रहा है कि जीरो मुझे लेना है, तो इसका मतलब अब आप डिवाइड नहीं कर पाओगे, अब आप डिवाइड नहीं कर पाओगे। तब आप सोचो, तो जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है तो मैंने बोला था कि मैट्रिक्स सिंगुलर हो या नॉन सिंगुलर हो, ये कंडीशन होल्ड करेगी ही करेगी। तो इसका मतलब क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अभी मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड नहीं किया, और इस लाइन तक यहां तक आने के लिए कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा गया कि आपका ये सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। भाई एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई कर सकते हो, अगर मैट्रिक्स सिंगुलर भी हो तो क्या उसका एडजॉइंट निकल सकता है? हाँ निकल सकता है। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, डिटर्मिनेंट, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो हो तो क्या उसका एडजॉइंट नहीं निकाल पाओगे? निकल जाएगा आसानी से। भाई कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, तो हमने दोनों तरफ एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर दिया, अच्छी बात थी। कहीं पर यह भी नहीं है, जब हमने ये वाली प्रॉपर्टी बताई थी कि इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो होना चाहिए, कहीं बताया था क्या? डिटर्मिनेंट ए जीरो हो चाहे जीरो ना हो, ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता ही होता है, चाहे डिटर्मिनेंट ए जीरो हो चाहे डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं हो। ये कब ट्रू था? दिस वन इज ट्रू फॉर ऑल डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, और यानी यहां तक की कहानी हमारी ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो तो ये कह सकते हैं। अब जरा एक बात बताओ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है क्वेश्चन में, यानी ये तो जीरो है, इंटू एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं ये कह दूं, सोचो, इफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ये एक नल मैट्रिक्स हो जाए। कैसा मैट्रिक्स हो जाए? नल मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या मिला आपको? जीरो इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब आप एक्स कुछ भी रख लो, क्या हमेशा सेटिस्फाई होगा? क्योंकि यहां पर जीरो है और यहां पर क्या आ रहा है, नल मैट्रिक्स। आप एक्स कुछ भी रखोगे तो ये सेटिस्फाई करेगा। हाँ जी, इसका मतलब हो जाएगा दिस इंप्लाई इनफाइनाइट सॉल्यूशन आर पॉसिबल। क्या कोई कंफ्यूजन है? ये जीरो मैट्रिक्स एक्स कुछ भी हो जाए, और यहां पर नल मैट्रिक्स कुछ भी रख लो, कोई भी मैट्रिक्स रख दो, आप हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तो क्या इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे? कोई दिक्कत? अच्छा, हाँ तो अभी तो मैंने जीरो माना है ना। अगर ये जीरो हो गया तब तो कितने सॉल्यूशन हो गए? इनफाइनाइट। अच्छा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो, केस फर्स्ट, यहां लिखता हूं केस फर्स्ट। अब केस सेकंड,
इफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी ये नॉन जीरो मैट्रिक्स हो। ठीक, ये नॉन जीरो मैट्रिक्स। तो अब दिया क्या है आपके पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। ये जीरो वैल्यू है, इंटू एक्स इज इक्वल टू, मतलब नॉट इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अरे भाई तुम कोई भी मैट्रिक्स रख दोगे तो इसको नल मैट्रिक्स आना ही आना है। तो क्या कभी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो सकता है? अब तुम कुछ भी रख लो एक्स, अगर ये नॉन जीरो हो गया तो ऐसा कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा कि जीरो इंटू एक्स होने पर वो नॉन जीरो बना दे। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। क्या सारी कंडीशंस हो गई? कोई डाउट है? नोट करो। चलिए देखिए, तो बेटा ये क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स में आ जाएगा 1 1 2 1 -1 1 एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 6 2 1। बेटा ऐसा कुछ आ जाएगा, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। ये कितना आ जाएगा, 1 1 1 1 -1 1 2 1 एंड -1। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1, ये फिनिश, ये फिनिश। तो कितना मिलेगा आपको, 1 -1 -1, ये कंप्लीट। तो -1 -2 +1 आया, ये फिनिश, ये फिनिश। 1 + 2, ये बेटा हो गया 0। यहां आ जाएगा 3,
प्लस 3 मतलब क्या क्या 6। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो अब देखिए है क्या, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब x की वैल्यू क्या थी बेटा, x था एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a और इनटू b। बेटा ये तो था एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a का मतलब क्या हुआ, आपको a इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ a निकालते हैं। तो क्या निकाले पहले, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ a। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ a निकालने के लिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं। मैट्रिक्स a दिया हुआ है 1 1 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1 और 2 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1, यही ना 2 1 माइनस 1। हाँ जी। अब इसका इनवर्स निकालना है बेटा, तो सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते हैं। कोफैक्टर तो C11 निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो ये फिनिश, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस 1 मतलब 0। C12 तो यहाँ माइनस आ जाएगा पहले, 1 2 ये फिनिश और ये फिनिश, तो ये कितना आएगा -1 -2 -1 -2, तो वैल्यू आ जाएगी 3। C13 तो पहले प्लस आएगा 1 3 एलिमेंट ये हुआ, तो करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम यहाँ ध्यान दिए रहिए बेटा, ध्यान दिए रहिए 1 और 3 करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम खत्म हो जाएगा, तो क्या आएगा 1 + 2 मीनिंग 3। C21 का मतलब ये और ये कंप्लीट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, पहले तो आएगा माइनस, ये कंप्लीट तो आएगा -1 और -1, तो वैल्यू 2 आ जाएगी। C22 में ये कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा प्लस, पहले ये कंप्लीट और ये कंप्लीट, तो -1 -2। C23 तो माइनस मिलेगा, 2 3 का मतलब ये फिनिश और ये फिनिश, तो क्या आएगा 1 - 2, तो वैल्यू 1 आ जाएगी। C13 कंप्लीट ये, तो ये आ जाएगा प्लस, ये फिनिश, तो 1 + 1 तो वैल्यू आ जाएगी 2। C13 मैंने कुछ गलत लिखा, 2 3 3 1 होना चाहिए इसको। C31 का मतलब आ जाएगा प्लस, ये फिनिश और ये फिनिश, तो 1 + 1 कितना आ गया 2। C32 तो ये आ जाएगा -32 का मतलब ये फिनिश और ये फिनिश, करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम खत्म, तो 1 - 1 0। और C33 तो ये प्लस आएगा, ये फिनिश -1 - 1, तो वैल्यू इज -2। तो एडजॉइंट पहले तो कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखेंगे। कोफैक्टर मैट्रिक्स में क्या आ जाएगा 0 3 3 2 -3 1 2 0 -2। तो एडजॉइंट ए होगा कोफैक्टर का ट्रांसपोज बेटा क्या आ जाएगा 0 2 2 3 -3 0 3 1 -2, ये आ जाएगा एडजॉइंट ए। और तो एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, बेटा डिटर्मिनेंट ए कितना दिया था 6 दिया था क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना था 6, तो आ जाएगा 6 से डिवाइड होगा तो 1/6, ये कितना आ जाएगा 0 3 3 2 -3 1 और 2 0 2। तो x की वैल्यू क्या थी, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए इनटू मैट्रिक्स बी।
तो ये आएगा 1/6। ये कितना हो गया 0 2 2 3 -3 0 और ये कितना आ गया 3 1 2। मैट्रिक्स बी कितना है बेटा? मैट्रिक्स बी ये है 6 2 1 6 2 1। इसका मल्टीप्लाई ऐसे कर दोगे तो क्या आएगा 1/6। तो ये ऐसा होगा मल्टीप्लाई 6, एक काम करते हैं लिख देते हैं 6 2 1, ऐसा मल्टीप्लाई होगा। तो 6 इंटू 0 आ जाएगा 0, 2 इंटू 2 आ जाएगा +4 और +2। नीचे 6 इंटू 3 आ जाएगा 18 -6, 2 इंटू 0 0, फिर ये 18 +2 और +2, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। हाँ, तो ये कितना मिलेगा? ये मिलेगा 1/6, ऊपर आ जाएगा 6। यहाँ थोड़ा सा मुझे कुछ मिस्टेक पता नहीं क्यों लग रहा। एक मिनट चेक कर ले। थ्री 1 -2 आना चाहिए, 3 1 -2। ओ हो, ये -2 छूट गया यहाँ पर, 3 1 -2। तो -2 होने पर ये -2 आ जाएगा, तो ये 2 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 18। अब 6 से डिवाइड होगा तो कैपिटल X इज इक्वल टू 6 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 1 2 3। ये कितना था x y z, ये कितना है 1 2 3। इसका मतलब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3 के इक्वल है। देखिए कोई परेशानी है, कोई डाउट किसी को? एक बैक क्वेश्चन ये नोट करना था ना, यहां से नोट करें।
नेक्स्ट पेज कर दो। ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है पूरा। अब इसके बाद में क्या करना है, कौन सा टॉपिक, इंटीग्रेशन को कंटिन्यू करें या फिर पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। सर्किल का क्या मैंने बेसिक पढ़ा दिया था क्या बेटा? सर्किल का बेसिक पढ़ाया था, मतलब सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, एक लेक्चर हो गया था, तो उसमें सेंटर और रेडियस तो बता दिया होगा पक्का। एक काम करते हैं, पहले वेक्टर और 3D करा देते हैं। थ्री डी का जो है मेन कॉन्सेप्ट, वेक्टर में तो वेक्टर और 3D दोनों में ही कॉन्सेप्ट आसान और क्वेश्चन निकल जाना चाहिए। हाँ, हो जाएगा 4-5 लेक्चर में।